फ्रेंड्स, डेली की तरह हम आज भी कॉपी डिस्कस करेंगे। अर्पित कुमार की कॉपी है ऑल इंडिया 136 रैंक और ये 14 जुलाई 2023 को लिखी गई है। बिल्कुल ताज़ा लास्ट ईयर ही लिखी गई कॉपी है। अब हम इसके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कैसे टॉपर्स आंसर लिखते हैं। अभी देखिए, पहला क्वेश्चन है मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच में ईडी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निभाई गई भूमिका। अभी है मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध है और विदेशी मुद्रा के कानून का उल्लंघन है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन ईडी पे है कि ईडी का क्या रोल है। अब यहाँ पे इंट्रो, ठीक है, ये इंट्रो दे दिया गया है। उसके बाद में ईडी की पॉजिटिव जो रोल है, सकारात्मक भूमिका है कि कैसे ईडी का वो है। यहाँ पे पॉजिटिव रोल के 4 पॉइंट ये समझा दिए गए हैं कि ईडी का सेल कंपनियों के माध्यम से जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसके ऊपर एक नेशनल वाइज नेटवर्क इस्टेब्लिश करना, ठीक है, सुनिश्चित करना है कि केवल भारत नहीं जबकि विदेशों में भी उपयुक्त दोनों कानूनों का क्रियान्वयन हो। ये सब इसकी पॉजिटिव जो भूमिका है। फिर उसके बाद में चुनौतियाँ कि ईडी के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं। जहाँ आईपीसी के तहत अपराध की सीधी दर 57% है, वहीं जो पीएमएलए पामला के तहत कितना है, 0.5%, ठीक है। उसके बाद में प्रवर्तन निदेशालय की नियुक्तियां पारदर्शी न होना। इसके लिए कोई जैसे सुप्रीम कोर्ट या फिर अपने इलेक्शन कमीशन उस टाइप की कोई कमेटी नहीं बनाती। गवर्नमेंट पे डिसाइड रहता है कि उसमें गवर्नमेंट का अगर ऐसी कोई कमेटी नियुक्ति करती भी है तो गवर्नमेंट का ही बोलबाला ज़्यादा रहता है। उसके बाद में विपक्ष द्वारा निदेशालय पर राजनीतिक जो दुरुपयोग के आरोप लगाते हैं कि विपक्ष कहता है कि ईडी का उपयोग मिसयूज हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से अपन इसके नेगेटिव पॉइंट लिख सकते हैं। फिर वे फॉरवर्ड के अंदर हमें क्या लिखना है, ये देखिए, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ईडी के पास, ठीक है। पारदर्शी जो कार्यप्रणाली होनी चाहिए ईडी की, राज्य पुलिस के साथ सहयोग, और यहाँ पे कंक्लूजन दे के आंसर कंप्लीट। ये देखिए, बिल्कुल एक क्वेश्चन था और थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ लिखने का प्रयास किया है और उसी में ही सिलेक्शन ले लिया। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास ज़्यादा नॉलेज हो, बस आपके पास तरीका, मेथड्स, राइटिंग स्किल्स। इसीलिए मैं कहता हूँ डेली एक कॉपी टॉपर्स की ज़रूर पढ़े, परिस्थिति कैसी भी रहे, खाना खाएं न खाएं, कुछ भी पढ़े न पढ़े, पर एक कॉपी टॉपर्स की ज़रूर पढ़ें। भारतीय संविधान भारत में, ठीक है, भारतीय संविधान भारत में उदार लोकतंत्र के विकास हेतु एक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है। विश्लेषण कीजिए। तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, लिबरल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करने में, ठीक है, सक्षम रहा है, सफल रहा है। तो उसको अपने को क्या करना है, विश्लेषण करना है, ठीक है, एनालाइज। अब यहाँ पे इंट्रो दे दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में परिभाषित करती है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारतीय लोकतंत्र प्रकृति से उदार लोकतंत्र है, ठीक है। फिर उसके बाद में बताया कि उदार लोकतंत्र को सीमित शासन क्या होता है कि गवर्नमेंट का शासन है वो सीमित रहेगा, नागरिकों की भूमिका ज़्यादा रहेगी। नागरिकों के मूल अधिकार की सुरक्षा तथा संसदीय शासन आदि के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब उदार लोकतंत्र के विकास में संविधान की सफलता यहाँ पे बताया है कि कैसे आर्टिकल 368 और आर्टिकल 74-75 के माध्यम से सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है। फिर उसके बाद में 368 क्या है, संविधान संशोधन, कि गवर्नमेंट कितना संविधान संशोधन कर सकती है। साथ ही मूल ढांचे के विकास से संसद तथा सरकार की शक्तियाँ तार्किक हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का एक संकल्पना दी है और यह भी डिसाइड नहीं मूल ढांचे में क्या क्या है। तो ये उदार लोकतंत्र की सफलता के पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद में अच्छा, ये बीच में यूज लिया गया है, जैसे अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाएं, बाबरी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद हेतु प्रदत्त भूमि, कि कैसे संतुलन बैठाता है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी धर्मों के प्रति, सभी संप्रदायों के प्रति। भारतीय संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों स्तर पर संसदीय शासन की घोषणा करता है। राज्य के स्तर पे अपनी क्या होती है, एमएलए बैठते हैं, विधानसभा होती है, ठीक है। ये 5th पॉइंट
संविधान की जीवंतता ने नागरिकों को व्यापक मूल अधिकार, वो अपने को नागरिकों को मूल अधिकार देता है। उसके बाद में चुनौतियाँ क्या क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के कारण अल्पमतों की उपेक्षा। ठीक है, इसमें वही जिसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा बन जाते हैं वही जीत जाता है। तो कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनके पास वोट नहीं है तो उनकी उपेक्षा होती है। आगे की राह, और ये 4 पॉइंट और अपना इन कंक्लूजन के साथ आंसर कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समानुसंगिता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। ठीक है, भारत के संदर्भ में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। कर दो। समानुसंगिता, ठीक है, का सिद्धांत विकेंद्रीकरण से संबंधित है, अर्थात जो कार्य छोटे निकायों द्वारा किए जा सकते हैं उसे बड़े निकायों को नहीं सौंपना चाहिए। साथ ही क्या करना चाहिए? वांछित संभव विकेंद्रीकरण को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, भारत के संदर्भ में इस सिद्धांत का इम्पोर्टेंस क्या है? विकेंद्रीकरण। राजनीति में स्थानीय भागीदारी, विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है, ठीक है, कि राजनीति में अपनी स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित हो। प्रशासनिक दक्षता, त्वरित निस्तारण, और फिर ये अपने फाइनल कंक्लूजन और आंसर कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा लंबे टाइम तक क्या, जैसे आप रेगुलर पढ़ते रहोगे, ये एक सीरीज चल रही है, मैं डेली कॉपीज पढ़ाता हूँ और उसमें डेली यही आंसर लिखा जाता है। तो अगर आप रेगुलर पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा मैं इतने कम टाइम में डिस्कस क्यों कर रहा हूँ। हाँ, जहाँ पे भी ऐसा लगेगा कि ज़्यादा इसको समझाना चाहिए वहाँ पे मैं ज़रूर समझाऊँगा। मूल कर्तव्यों का, पर मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि आंसर क्या लिखना है, आंसर क्या नहीं लिखना, कैसे लिखना है। ये कंटेंट सबका बदल जाएगा। हो सकता है आपके पास ये वाला ना हो, किसी के पास ये वाला ना हो, सबका इंट्रो अलग होगा, डिफरेंट होगा। ये जो इंट्रो है ये सबका डिफरेंट होगा। तो इसलिए इसकी महत्ता नहीं है। महत्ता किस चीज़ की है कि आप कैसे लिख सकते हो। कुछ लोगों को लगता है इंट्रो बहुत तगड़ा होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, पता नहीं कुछ भी, है ना। लेकिन आप ये विभिन्न इंट्रो, आपको पता चल जाएगा कि इंट्रो कितने टाइप के होते हैं। मेन जो अपना उद्देश्य है वो इंट्रो के टाइप्स पता करना, कि जैसे इंट्रो 50 टाइप से दिया जा सकता है, तो अपने को उस मौके पे कौन सा क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार सूट बैठ रहा है। मूल कर्तव्यों का, नैतिक मूल्य अधिकारों का दमन नहीं होगा। मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों का दमन नहीं होगा, बल्कि लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति उसी रूप में जागरूक बनाकर एक लोकतांत्रिक संतुलन स्थापित करना है जिस प्रकार से वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। इस पर चर्चा करनी है। अब क्वेश्चन से आप क्या समझे? बताइए। ठीक है, ये कह रहा है कि जो अपने मूल कर्तव्य है ना का नैतिक मूल्य, मूल कर्तव्यों का जो नैतिक मूल्य क्या है कि अधिकारों का दमन करना नहीं है। ठीक है, कि अपने को जो राइट्स मिले हैं ना उनका दमन करना नहीं है, बल्कि क्या है, लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति उसी रूप में जागरूक बनाना है कि ये तो लोगों के कर्तव्य हैं, उसके रूप में जागरूक बनाना भाई। और इससे क्या होगा, लोकतंत्र में संतुलित स्थापित की जाए। अब मूल कर्तव्य क्या क्या है आपको पता ही है। ठीक है, जिस प्रकार से वे अपने अधिकारों के प्रति, तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, वैसे ही क्या करना है, मूल कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंट्रो, मूल कर्तव्य तथा मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक के रूप में है ना। व्यक्ति के विकास हेतु आवश्यक परिस्थितियों को उपलब्ध करवाते हैं। फिर उसके बाद में ये बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे गए हैं। कभी कभी अपने को लगता है एग्जाम पर लिखे पैराग्राफ छोटे लिखें, ऐसे लिखें वैसे लिखें, तो जैसे भी लिखें या आपको टॉपर्स की कॉपी के अनुसार आपको पता चल जाएगा क्या करना है। कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, सिलेक्शन ही सही है, सिलेक्शन ही गलत है, नहीं होना। नंबर 1, किसी एक व्यक्ति के अधिकार, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं, अतः अधिकारों के उपयोग हेतु कर्तव्यों का पूर्ण होना आवश्यक है। मेरे पड़ोसी का
स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार तभी सुनिश्चित होगा जब मैं पर्यावरण संबंधित अपने कर्तव्यों को पालन करूँगा। अगर मैं अपने घर में आग लगा के धुआं करता हूँ तो इससे ना मेरे पड़ोसी का भी जो पर्यावरण का अधिकार है वो खतरे में रहता है। ठीक है, अगर मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ तो पड़ोसी का जो अधिकार है वो सुरक्षित रहेगा। राज्य एक जीवंत इकाई है। व्यक्ति के साथ साथ राज्य के भी कुछ अधिकार हैं। अधिकार तार्किक, जैसे राज्य मतलब स्टेट की बात कर रहा है कि हमें बहुत सारी सुविधाएं देता है स्टेट, लेकिन स्टेट हमसे भी उम्मीद करता है कि आप भी शांति बनाए रखें, स्टेट के पैसे को बर्बाद ना करें। ठीक है, इस तरीके से ये 4 पॉइंट्स हैं। अधिकार तार्किक प्रतिबंधों के साथ आते हैं यदि प्रतिबंध कर्तव्य का रूप ले लेते हैं तो। ठीक है, उसके बाद में 4th पॉइंट और अपना कंक्लूजन और आंसर कंप्लीट। ये पूरा पेपर पॉलिटी का है, गवर्नेंस, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि कार्यपालिका द्वारा प्रत्यायोजित विधान का प्रयोग शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है? भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, प्रत्यायोजित विधान क्या होता है? प्रत्यायोजित विधान होता है कि हम किसी को किसी भी काम करने की शक्ति देते हैं। मतलब हमारा क्या होता है, डेलीगेशन, कि ये मेरा प्रतिनिधि है, प्रत्यायोजित कर दिया। तो अब इसको हम देखते हैं। संसद द्वारा विधायी निर्वात को पूरा करने हेतु कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान हेतु सक्षम बनाया जाता है। अब कार्यपालिका क्या होती है? 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। जो मंत्री वगैरह होते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका के पार्ट हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है वो स्थायी कार्यपालिका के पार्ट है। ठीक है, प्रत्यायोजित विधान शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध कैसे है, यहाँ पे ये बताया गया है। अब हम देखते हैं, राज्य के पास क्या है, विधायिका कार्यपालिका। विधायिका काम है विधान का निर्माण करना, कानून का, और कार्यपालिका का क्रियान्वयन। चूँकि प्रत्यायोजित विधान में कार्यपालिका न केवल क्रियान्वयन करती है बल्कि विधि का निर्माण भी करती है, तो ये चीज़ गलत है। विधि निर्माण में संसदीय मैकेनिज्म, विचार विमर्श, समिति व्यवस्था आदि की उपेक्षा होती है। कार्यपालिका विवेकाधिकारों में वृद्धि होती है। हालांकि विश्लेषण करने पर यह प्रतीत होता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण को न अपनाकर शक्ति संतुलन को अपनाया गया है तथा अन्य निम्न कारणों से प्रत्यायोजित विधान वैध है। वैध ठीक कैसे है कि प्रशासनिक विशेषज्ञता हेतु कार्यपालिका का सहयोग अपेक्षित है, इसकी वैधता। संसद के समय की बचत, महत्वपूर्ण कार्यों में संसद में समय की बचत होती है। प्रत्यायोजित विधान के पश्चात भी विधान संसद की समीक्षा से गुजरता है, विधान का कार्यान्वयन आसान हो जाता है। ये तो तर्क में बचाए जा रहे हैं, कुछ अच्छी बातें करनी है, हालांकि अच्छी बातें है नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं है। फाइनली डेमोक्रेसी ही सुप्रीम है, लेकिन अपने को मार्क्स लेने के लिए ये सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, दोषपूर्ण गवर्नेंस के पीछे प्रमुख कारण एक ढर्रे में सोचने की आदत और एकाकी कार्य प्रणाली है। भारत में लोक सेवाओं के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि दोषपूर्वक गवर्नेंस के पीछे क्या कारण है? प्रमुख कारण है कि एक ढर्रे में सोचने की आदत और एकांकी कार्य प्रणाली। अब इसको देखते हैं अपन। जहाँ अन्य विकसित राष्ट्र लोक सेवाओं में नव प्रबंधन प्रणाली को अपना चुके हैं, वहीं भारत अभी भी वेवेरियन मॉडल पर आधारित है। दोषपूर्ण गवर्नेंस के कारण भारतीय लोक सेवाओं की कार्यप्रणाली में, ठीक है, पूर्व उदाहरणों का अहम योगदान है जो कि नवोन्मेषता को प्रोत्साहित करता है। लोक सेवक वरिष्ठता के आधार पर कार्य करती है, अतः व्यक्तिगत उद्यमिता का योगदान सीमित हो जाता है। कि मानो एक नया लड़का है जो IAS बनता है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सीनियरिटी चलती है, वरिष्ठता चलती है, तो उसके इंटेलिजेंस जाए भाड़ में। प्रशिक्षण में भी पुराने मानकों का उपयोग किया जाता है। भारतीय सिविल सेवाओं में समन्वय का अभाव है। एक ही क्षेत्र के विभिन्न विभागों के मध्य भी एकाकी कार्य प्रणाली है।
ठीक है। हालांकि वर्तमान में सुधारों के पश्चात लोक सेवाओं में जो नवाचार हैं उनको समन्वय देखा जा रहा है। और उसके बाद में ये क्या क्या है ये सब बताए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का डिजिटल स्कूल कार्यक्रम, स्वास्थ्य में जो सोनीपुर मॉडल है असम का, और बुंदेलखंड में जल की सप्लाई, कोविड का प्रबंधन, ये सब और आगे की राह। ठीक है, ये सब अपने करके और कंक्लूजन आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, असुरक्षित गर्भपात भारत में महिलाओं के प्रजनन और जो मातृ स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो माता है उसका स्वास्थ्य को, इसके लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए, उपचारात्मक उपाय भी बताइए। भारत में अभी भी संस्थागत प्रसव कितना है 78.6, मतलब 21-22% लोग अभी भी हॉस्पिटल में नहीं, घर पे ही बच्चा पैदा कर रहे हैं। असुरक्षित गर्भपात के कारण खराब महिला प्रजनन एवं मातृ स्वास्थ्य है। ठीक है, जो माता का स्वास्थ्य है वो एकदम खराब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसके क्या क्या वो हैं कारण। भारत में आधे से अधिक प्रजनन उम्र की महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। भाई खून की कमी भारत में बहुत ज़्यादा, गरीबी की वजह से। वैश्विक औसत से अधिक भारत में मृत्यु दर का होना, जो दुनिया में औसत लोग मर रहे हैं उससे ज़्यादा इंडिया में मर रहे हैं। जेंडर गैप इंडेक्स में अपना 135 है। उत्तरदायी कारण, गाँव में तथाकथित निम्न जातियों के मध्य संस्थागत प्रसव में जागरूकता का अभाव, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक अवसंरचना का अभाव। ठीक है, सीजेरियन पद्धति के माध्यम से डिलीवरी को बढ़ावा, बाल विवाह के कारण कम उम्र में गर्भधारण, निरोध उपायों की सीमित उपलब्धता, महिलाओं में कानूनी अधिकारी का जानकारी नहीं होना। बहुत अच्छा आंसर लिखा गया है। ठीक है, अवैध क्लिनिक को बंद कर देना चाहिए, प्रजनन के अधिकार के बारे में जागरूक होना चाहिए, एसएचजी की मदद लेनी चाहिए। और फाइनली ये कंक्लूजन और आंसर कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल में भारत में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और उसकी वहनीयता से संबंधित स्थायी मुद्दों का समाधान करने में सक्षम है। ठीक है, इस संदर्भ में देश को डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति के मुहाने पर लाने में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखो क्या कह रहा है। इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं। डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल, यहाँ पे बात इसकी चल रही है, भारत में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच और उसकी वहनीयता से संबंधित एक स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच और उसकी वहनीयता से संबंधित स्थायी मुद्दों का समाधान करने में सक्षम है। तो सारा गेम है डिजिटल स्वास्थ्य। ठीक है, और इस संबंध में डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति को लाने वाली आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन डिजिटल स्वास्थ्य कैसे, हमारे जो उसकी रिचनेस है वो बहुत ज़्यादा है, पहुंच बहुत ज़्यादा है और उसकी वहनीयता भी। ठीक है, अब देखते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या हो रहा है। शहरी डॉक्टरों की सेवा ली जा सकती है। स्वास्थ्य कार्ड का एकीकरण करके ये किसी भी अस्पताल में स्विच करने का विकल्प देता है। भौतिक अवसंरचना की कमी को डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से पूरकता प्रदान करता है। आदिवासी तथा जनजातीय इलाकों में स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को सुनिश्चित करता है। स्वास्थ्य सेवाओं प्रदायगी में निजी क्षेत्र को भी शामिल करता है, तो इससे ना स्वास्थ्य की कवरेज बढ़ जाती है। स्वास्थ्य देखभाल की वहनीयता, प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा स्वास्थ्य है। ठीक है, वे 5 लाख रुपए का अपना हेल्थ बीमा ऑटोमेटिक है। डिजिटल देखभाल को से ट्रांसपोर्टेशन कीमत में कमी आती है। उसके बाद में निवारक, स्वास्थ्य प्रणाली पर विशेष ध्यान जिससे रोग का प्रभावी निदान वहनीय है। फिर चुनौतियाँ क्या क्या है। ग्रामीण भारत में डिजिटल डिवाइड व कनेक्टिविटी का मुद्दा, आदिवासी क्षेत्रों में पहुंच नहीं होना, भारतीय चिकित्सा पद्धति को समाहित न करना, भौतिक अवसंरचना की उपेक्षा, ये सब। और कंक्लूजन और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन,
दक्षिणी एशिया से एकमात्र G20 सदस्य के रूप में भारत के लिए G20 का नेतृत्व वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशिया की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक प्रभावी मंच के तौर पर इसका उपयोग करने हेतु एक आदर्श अवसर है। बता दो भाई कि अपन साउथ एशिया से एकमात्र इसके सदस्य हैं, ये क्वेश्चन की बताया जा रहा है। अभी यहाँ पे इसका इंट्रो लिखा गया है कि 2023 में G20 इंडिया में आयोजित हुआ था। अन्य मुद्दों के साथ साथ भारत विकासशील देशों एवं विशेषकर दक्षिण एशिया की आवाज़ निम्न प्रकार से उठा रहा है। कैसे उठा रहा है? साझी किंतु विभेदित जिम्मेदारियों को मुख्य धारा में लेके आना है। फूड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय निकायों में दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व, ठीक है। उसके बाद में क्या करें, भारत नॉर्म्स के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण एशिया के बढ़ते प्रतिनिधित्व के लिए कूटनीतिक लामबंदी कर रहा है। देशों के आर्थिक स्वास्थ्य हेतु सहयोग और क्या क्या है, अन्य क्षेत्रों में नेतृत्व, ये कृषि के लिए सब्सिडी और मत्स्यन की स्थायी व्यवस्था WTO में, ठीक है। जलवायु संकट के लिए विकसित देशों द्वारा दक्षिण एशियाई देशों को बाजार में तवज्जो देने के लिए, और फाइनली ये अपना कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत UAE सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा तथा भारत को इस क्षेत्र में व्यापक पहुंच प्रदान करेगा। चर्चा करनी है, चलो चर्चा करते हैं। अब चर्चा क्या करनी है, भारत तथा UAE, ठीक है, उसके बीच जो सेपा है न केवल भारतीय उत्पादों को तरजीह उपलब्ध कराता है बल्कि UAE के साथ संबंधों को भी क्या करता है, व्यापक राजनीतिक स्तर तक ले जाने की दिशा में कार्य करेगा। सेपा दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को जो मजबूत करने के लिए क्या है, एक उत्प्रेरक। कैसे? भारत के 98% उत्पादों तथा UAE के अधिकांश उत्पादों को प्रायोरिटी मिलेगी। ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था को इसमें शामिल करना, ठीक है। UAE के द्वारा भारत में FDI के निवेश, उसके बाद में भारत को क्षेत्र में व्यापक पहुंच। UAE के साथ कतर, बहरीन, कृषि निर्यात, और ये कुछ पॉइंट्स, और फाइनली सेपा को कंप्लीट कर दिया गया है। अब यहाँ से बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से, एक दोषपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली, सुविचारित कानून की उपस्थिति और डोमेन विशेषज्ञता की कमी को भारतीय न्यायपालिका में, ठीक है, भारतीय न्यायपालिका के लिए नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। चर्चा करना है। चर्चा क्या करना है, दोषपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली, सुविचारित कानून की अनुपस्थिति और डोमेन विशेषज्ञता की कमी, ये 3 पॉइंट्स हैं और करते हैं। चलो, यहाँ पे इंट्रो है। भारत में संघवाद के बावजूद एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है जो मूल अधिकारों का रक्षक भी है और क्या करता है, सिविल व आपराधिक न्याय प्रणाली को भी लागू करता है। वर्तमान में निम्न कारणों से भारतीय न्यायपालिका चुनौतियों का सामना कर रही है। कौन सी चुनौतियां हैं? दोषपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली, तो ये इसके पॉइंट्स हैं। संगीन मामलों पर पुलिस पर राजनीतिक दबाव, कई रेप मामलों में पीड़िता का शव आनन फानन में जला देना, पूछताछ में वीडियोग्राफी माध्यमों के सीमित उपयोग, ठीक है, सुविचारित कानून की अनुपस्थिति, ये पॉइंट्स हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं? भारत में जनता के दबाव में, विचार विमर्श के अभाव में कुछ कानूनों का निर्माण, जैसे पॉक्सो अधिनियम में जमानत के कठोर उपबंध, ठीक है, पॉक्स अधिनियम में निर्दोष मानकों का जो अवैध क्या है, उपबंध नहीं होना। कई राज्यों द्वारा बिना अवसंरचना तथा जन जागरूकता के शराबबंदी कानूनों को लागू कर देना, जैसे गुजरात में, कि लोगों का तो कोई इसमें वो है ही नहीं। ट्रैफिक नियमों में जन जागरूकता के बगैर दंड की मात्रा को बढ़ा देना, कानूनों में स्पष्टता का अधिक होना, न्यायाधीशों के विवेकाधिकार में वृद्धि होना, ठीक है। अब डोमेन विशेषज्ञता की कमी,
अंतर्राज्यीय जल विवादों का निस्तारण मात्र न्यायपालिका का विषय नहीं है। व्यापारिक निवेश समझौतों के समाधान हेतु आवश्यक विशेषज्ञता का अभाव, जैसे वोडाफोन केस, ये जलवायु परिवर्तन तथा खेलों में आवश्यक विशेषज्ञता का अभाव। ठीक है। भारत में न्यायपालिका जहां पहले से लंबित मामलों, रिक्तियों तथा अपर्याप्त अवसंरचना के बोझ तले दबे हुई है और उसमें समस्या गुणात्मक वृद्धि, ये सब नई समस्याएं। आगे की राह क्या क्या है, ये कुछ पॉइंट्स हैं और यहाँ पे अपना कंप्लीट। आगे की राह में क्या है कि कानून व्यवस्था क्या करना है, पुलिस प्रणाली नहीं, कानून व्यवस्था से अलग करना, प्रकाश समिति, दंड शिनाख्त अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन, पुलिस प्रणाली में विवेचना को कानून व्यवस्था से अलग करना, कानून निर्माण में विवेकाधिकार को सीमित करना। ये कुछ पॉइंट्स थे इसके। नेक्स्ट, दल बदल विरोधी कानून भारत में राजनीतिक अस्थिरता के मुद्दे को किस हद तक हल करने में सक्षम रहा, उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए। दल बदल क्या है कि कोई भी, पहले क्या होता था, कोई भी 5-7 लोग मिलके एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे। अब उसको हटा दिया, एक कानून बना दिया कि ऐसे तो सरकारें टूट जाएंगी। हॉर्स ट्रेडिंग करते थे, आपने 5 लोग खरीदे, सरकार गिरा दी। ठीक है, तो उस सब काम को रोकने के लिए दल बदल कानून लेके आया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इसमें क्या होता है कि दल के मर्जर हेतु आवश्यक आंकड़े 2/3, ठीक है, 2/3 के बाद ही क्या करते हैं, इसमें 1/3 से ज़्यादा अगर एक साथ वो कर देना तभी इसको मान्यता मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्षेत्रीय स्तरों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी का विभाजन न होना 2017 में। ये कह रहे कि इसमें ना 2/3 लोग होंगे तभी दल का किसी दूसरे दल में मर्जर हो सकता है। 66% लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम होता है। आयाराम गैराम की राजनीति खत्म हो जाएगी। केंद्रीय स्तर पर 1990 के दशक के पश्चात सरकारों का कार्यकाल पूर्ण किया गया, नहीं तो उससे पहले क्या होता था। और ये असफलताएं, महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार में 3 बार दल बदल का होना, मध्य प्रदेश में दल बदल की घटना हो गई। ठीक है, तो ये सब इसके। बिहार में रामविलास पासवान की दल में विभाजन, शिवसेना में विभाजन, एनसीपी में विभाजन। कारक क्या क्या हैं, कानून में व्याप्त विसंगतियाँ, स्पीकर सभापति द्वारा जो निर्णय लेता है उसमें क्या है, निष्पक्षता है। ठीक है, और कूलिंग ऑफ पीरियड का न होना, 6 वर्ष पश्चात ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिले। आगे की राह, और ये फाइनल दिनेश गोस्वामी कमेटी का बयान, और ये कंप्लीट। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भारत में अंतर्राज्यीय नदियों का प्रबंधन परस्पर विरोधी संघवाद के कारण विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है। चर्चा कीजिए, साथ ही उन तंत्रों को रेखांकित कीजिए जिनका उपयोग भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को हल करने में किया जा सकता है। ये अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद एक बहुत ही बड़ा और मतलब डिस्प्यूटेड टॉपिक रहता है और ये आता भी रहता है एग्जाम में। तो उसमें देखो कि राजनीतिक समस्या क्या है, ये इंट्रो हो गया। ठीक है, अंतर्राज्यीय नदियों के प्रबंधन में समस्या क्या क्या है, राजनीतिक समस्या, राज्यों के हित। अब लोकल पॉलिटिक्स भी प्रभावित करती है, कैसे करती है यहाँ पे दे रखा है। हरियाणा पंजाब नदी का विवाद, महाराष्ट्र कर्नाटक केरल कावेरी नदी का विवाद, गोदावरी, ये सब विवादों में रहते हैं। संविधान में स्पष्ट निर्देशों का अभाव। अब जब संविधान था तो उसमें नदियों वदियों को लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए थे। फिर नए नए स्टेट्स बनते रहते हैं तो उसके बाद में भी चुनावी राजनीति, नदी अधिकरण के निर्णय के क्रियान्वयन हेतु किसका अभाव है।
ठीक है। उसके बाद में क्या है, हालांकि भारतीय संविधान सहकारी संघवाद के माध्यम से ऐसे कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है जो अंतर्राज्यीय नदी प्रबंधन को बढ़ावा देता है, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, नदी बोर्ड का प्रावधान करता है और सर्वोच्च न्यायालय भी अपना इसमें रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। उत्तर औपनिवेशिक दस्तावेजों के बावजूद भारतीय संविधान के उन मूलभूत पहलुओं का सविस्तार वर्णन कीजिए जिनके संदर्भ में यह अपने समकालीन संविधानों से अलग था। तो कर दो फिर। भारतीय संविधान अपनी औपनिवेशिक विरासत, भारत का शासन अधिनियम 1919 के प्रभाव के बावजूद अपने निम्न प्रावधानों के कारण समकालीन संविधानों से अलग था। ठीक है, अभी क्या है, एक लिखित संविधान है। उसके बाद में उस समय जो मौजूदा संविधान थे उनकी अच्छी अच्छी बातों का इसमें तत्समय किया गया है। ठीक है, कि कौन से संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो ये इसमें एक यूनिक वो था। फिर तीसरा क्या है, ब्रिटेन तथा अमेरिका की संवैधानिक प्रणाली दोनों का समन्वय किया गया है। चौथा क्या है, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। पांचवा क्या है, प्रस्तावना में भारत के लक्ष्यों का स्पष्ट करना। और इस प्रकार से ये कैसे अलग है, ये कंक्लूजन और अपना आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुफ्त उपहार विशेष रूप से चुनाव से पहले समाज के लिए लाभकारी होने के बजाय अधिक हानिकारक है। क्या इस बात से सहमत है? अगर सहमत है तो अपने उत्तर के समर्थन में युक्तिसंगत तर्क देना है अपने को। मुफ्त उपहारों से तात्पर्य क्या है, जनता को आकर्षित करने हेतु राज्य द्वारा एक तरफा दिया जाने वाले उपहार जो प्रकृति में अल्पकालिक तथा गैर समावेशी होते हैं। मुफ्त उपहार समाज के वंचित वर्गों हेतु आवश्यक, जैसे लैपटॉप बांट दिया, साइकिल बांट दी, ठीक है, कपड़े कुछ भी बांट दिया, मुफ्त की बिजली पानी, है ना। तो इनकी आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता में तो लिख दिया कि ज़रूरी है भाई, गरीब आदमी खरीद सकता है, उनको भी ये अधिकार होना चाहिए, है ना, किसानों के ऋण माफ़ी वगैरह वगैरह। लेकिन हानिकारक प्रवृत्ति कैसे है? क्षमता विकास की उपेक्षा, पूंजीगत परिसंपत्तियों पर निवेश में कमी, राज्य की आर्थिक प्रोफाइल खराब होना, ठीक है, स्वास्थ्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का अभाव, कि मुद्दों की चर्चा नहीं होती। मुफ्त उपहार, पूंजी निवेश में कमी, ब्याज का भुगतान, राज्य कर्ज बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद में एक विशेष साइकिल बन जाता है। आगे की राह, यहाँ पे आगे की राह है कि सभी पार्टीज मिलके डिसाइड करें कि ऐसी प्रणालियों को बंद करेंगे। ठीक है, जनता भी डिसाइड करे कि ऐसे लोगों को नहीं सिलेक्ट करना, या जो भी उनके लिए बेटर लगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के शहरी परिदृश्य को बदलने के लिए शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए हैं, चर्चा कीजिए। साथ ही इस मिशन को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? अपना एक मिशन था जिसमें 100 सिटियों को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना था। स्मार्ट सिटी क्या होती है? आधुनिक सुविधाओं से लैस होती है, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी सड़कें, जो नाली हैं, जल निकास की अच्छी व्यवस्था, ट्रैफिक का नहीं होना, ठीक है, जो मानव जीवन को गरिमापूर्ण बनाते हैं, मूलभूत सुविधाएं उनको प्रोवाइड करते हैं। तो वो सारी एक प्रकार से राम राज्य मान लो आप, ठीक है, डिजिटल राम राज्य। तो स्मार्ट सिटी मिशन के तत्व वही है ना, स्वच्छता के मानक, ट्रैफिक, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जलवायु परिवर्तन के अनुरूप फिर सकारात्मक परिवहन, ठीक है। तो भारतीय शहर वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं, जैसे बनारस, अयोध्या क्रम से जापान और दक्षिण कोरिया के जुड़वा शहरों के रूप में विकसित करना, ठीक है। ये अच्छी पहल है और जब तक कार्यान्वयन होकर कंप्लीट हो जाएगी तो उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। यातायात की समस्या दूर हुई है और ये सब अपने को लिखना है, अभी हुआ नहीं है लेकिन ऐसा हो जाएगा अगर जिस हिसाब से इस मिशन को लागू करने का या फिर बनाने का जो मोटिव है वो यही है। मिशन को लागू करने में आने वाली चुनौतियाँ, अब चुनौतियाँ क्या क्या है? सबसे बड़ी चुनौतियाँ तो अपनी पॉपुलेशन ही है,
ठीक है। वन साइज फिट्स ऑल का दृष्टिकोण है। हाँ, फिर कल्चरल वाला भी है कि अपने शहर कल्चरल रूप से बसे हुए हैं, तो उन सब को मैपिंग के थ्रू बसाना, या फिर काफ़ी प्राचीन शहर हैं, तो ये सब वो हैं। और फाइनली आगे कि हम आगे क्या क्या कर सकते हैं, ये 4 पॉइंट देखे कि म्यूनसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देना, इंदौर का एग्जाम्पल, वहाँ से पैसा मतलब फंडिंग हो सकती है, पीपीपी मॉडल, स्मार्ट सिटी को स्थानीयता के अनुसार, ठीक है, स्मार्ट सिटी। और फिर इसका अल्टरनेट है स्मार्ट विलेज की सिटी क्यों, विलेज को स्मार्ट कर दो, मैटर ही ख़त्म, जो लोग जहाँ वहीं पे स्मार्ट कर दो, है ना, इन सिटू। क्वेश्चन 17, यह तर्क दिया गया है कि भारत में उद्यमिता परिवेश के समक्ष विद्यमान विभिन्न बाधाओं के बावजूद भारत के भविष्य को इसके उद्यमियों द्वारा आकार दिए जाने की संभावना है। टिप्पणी कीजिए। भारत यूनिकॉर्न के मामले में यूएस व चीन के बाद तीसरे नंबर पर आता है। दीर्घकालिक सततता की समस्या, जो भारतीय उद्यम एंजल कैपिटल की मदद से तुरंत, ठीक है, एकदम ग्रो कर जाते हैं, किंतु पर्याप्त अनुभव का अभाव रहता है। सतत व्यापारिक पत्तियों का न होना, जिससे दीर्घकाल में है ना तंगी का, जैसे बायजूज वगैरह का इसका एग्जाम्पल। बायजू एक बार बहुत चमका था, है ना, MBA चाय वाला, लेकिन उसके बाद में फिर लॉन्ग टर्म इनके पास प्लान्स नहीं होते सही से। Tier 2 और 3 शहरों में जो अपने उसकी कमी रहती है उद्यम की, ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा का न होना, फंड की कमी। हालांकि उपयुक्त बाधाओं के बावजूद भारत में उद्यम की अपार संभावनाएं हैं। क्या वैश्विक कारण, द्विपक्षीय सहयोग, सुगम्य आर्थिक सहयोग, भारत एक बहुत बड़े बाजार, डिजिटलीकरण, ये सब इसके वो हैं प्रमुख। और फिर फाइनली कंक्लूजन के साथ अब क्वेश्चन 18, हालांकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने लैंगिक भेदभाव पर अत्यधिक केंद्रित किया है, लेकिन यह खराब कार्यान्वयन और निगरानी के कारण वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रही है। चर्चा करने, तो देखिए क्वेश्चन ने बता दिया है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जिस अनुरूप स्टार्ट की गई थी उसके अनुरूप परिणाम नहीं दे सकी है, ठीक है। तो इसके ऊपर अपने को चर्चा करनी है, कर दो चर्चा। कैग की एक रिपोर्ट के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना फंड का अपर्याप्त होना और कार्यान्वयन जैसे मुद्दे का सामना कर रही है। कैग ने बोला ये बात। इस योजना में क्या है, बेटी के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा को लक्षित करती है, ठीक है। विवाह हेतु निवेश योजनाओं का प्रावधान, हरियाणा एवं अन्य राज्यों में लिंगानुपात में सुधार। हालांकि यह वर्तमान में खराब क्रियान्वयन व निगरानी का सामना कर रही है ना। योजना का आवंटित धन व्यपगत नहीं होगा, अतः धन का समुचित उपयोग नहीं। थर्ड पार्टी ऑडिट का अभाव, योजनाओं में मौजूदा विभिन्न हितधारकों में समन्वय का अभाव। आपको पता है ये व्यपगत क्या होता है? व्यपगत ये होता है कि अगर किसी भी स्कीम को फंड मिला है और उसको टाइम लिमिट में खर्च नहीं किया तो वो कोलैप्स कर जाएगा। इसमें कोलैप्स होता नहीं है, तो लोगों को लगता है जब मन आएगा तो कर देंगे खर्च, ठीक है। ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आपको सभी को सभी पॉइंट्स पता है, ठीक है। अभी भी माध्यमिक और उच्च जो शिक्षा का स्तर है वहाँ पे नामांकन जो 100% नहीं होता छात्राओं का, ठीक है। महिलाओं की साक्षरता में उपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही जितनी उम्मीद थी। यूनिसेफ के अनुसार 1/3 बाल विवाहों, जो यूनेस्को के अनुसार पूरी दुनिया में जितने विवाह होते हैं उसका 1/3 इंडिया में होते हैं। और ये आगे की राह और आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में सुरक्षा खतरों के स्वरूप और उनकी बारंबारता में वृद्धि के मद्देनज़र इस क्षेत्र में लघु द्वीपीय विकासशील देशों के संबंध में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा कीजिए। अब कर देते हैं चर्चा। ये इंट्रो है। दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में जो तात्पर्य इससे क्या है कि अफ्रीका के
अफ्रीका महाद्वीप के जो छोटे छोटे टापूज हैं, तंजानिया, मोजाम्बिक के तटीय देश, और वो सारे इसमें शामिल हैं। ये है ऐसे कुछ करके अफ्रीका, ठीक है। और ये मान लो ऐसा कुछ अफ्रीका है, यहाँ पे ये हॉर्न ऑफ वो है, ये सोमालिया, तंजानिया, तो ये क्या हो गया, साउथ हो गया और पश्चिम हो गया। पश्चिम क्या है, हिंद महासागर का, ठीक है। ये वाला किनारा पश्चिम है और साउथ है। समुद्री डकैती, समुद्र स्तर का बढ़ना, बढ़ता सैन्यीकरण, आपदाओं का संकट, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सुरक्षा, लघुद्वीपीय विकासशील देश, है ना, स्मॉल आइसलैंड डेवलपमेंट, डेवलपिंग तथा भारत। सागर, अपना सागर क्या है, सभी के लिए सुरक्षित, सुरक्षा के उद्देश्य से हिंद महासागर को नियम आधारित विश्व व्यवस्था में परिवर्तित किया जा रहा है। IOR, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, भारत इस संगठन का पर्यवेक्षक देश है। आर्थिक सहायता, वैक्सीन मैत्री तथा आपदा कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। आपको वैसे ये बड़ी वाली हेडिंग्स पता होनी चाहिए, मेन तो वही है, और उसके अंदर जो कंटेंट है वो वेरी करता रहेगा। जो अपना सारा फोकस है आंसर राइटिंग के फॉर्मेट पे, कंटेंट पे कम फोकस है, कंटेंट अपने पास है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 20, चूँकि भारत अपने पड़ोस की पुनः कल्पना कर रहा है, इसलिए उपक्षेत्रों के माध्यम से सीमा पार कनेक्टिविटी तेज़ी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। विश्लेषण कीजिए। भारतीय विदेश नीति प्रारंभ से ही पड़ोसी प्रथम पर आधारित रही है, पड़ोस प्रथम, किंतु वर्तमान में दक्षिण एशिया के एकीकरण के माध्यम से व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत अपने पड़ोसियों को नया आकार देना चाहता है। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में व्यापार विश्व का 5% डेटा है। BBIN, भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के माध्यम से उपक्षेत्रीय, ठीक है, मोटर वाहन समझौता। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, भारत, नेपाल, बांग्लादेश के मध्य कनेक्टिविटी। चाबहार समझौता। उपक्षेत्रीय कनेक्टिविटी का भारत हेतु इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो ये देख लो, इम्पोर्टेंस है दक्षिण एशिया का व्यापारिक एकीकरण करना है, ठीक है। ड्रग्स और ये जो होते हैं ना नशीले पदार्थ वगैरह, उनका खात्मा, आतंकवाद, उग्रवाद, ये सब इसमें। उपक्षेत्रीय कनेक्टिविटी में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, नेपाल के साथ सीमा निर्धारण के लिए, चीन का आर्थिक विकल्प नहीं होना, नीतिगत अंतराल, नदी जल बंटवारा बांग्लादेश के साथ, और ये सारे रीजन हैं। और आगे क्या करना है, जो सार्क है उसका पुनरुत्थान, बिम्स्टेक को और प्रभावी बनाना है, ठीक है। FTA की ओर वास्तविक प्रयास करना है, सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। और अपना आंसर कंप्लीट इस तरीके से कॉपी कंप्लीट